Hello students, in the previous video we have discussed about the endomembrane system कि endomembrane system में जो चार ऑर्गेनेलीज आती हैं जिनमें क्या आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज से हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनेलीज नहीं आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनेली जिसको आज हम कवर करेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है इसका कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन जो हो रही है, फॉस्फेट ऐड जो हो रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्लस में एरोबिक साइकिल की जो क्रैब साइकिल है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसमें जो टीसीए साइकिल है, क्रैब साइकिल जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और उसी में एक स्टेप आता है दैट इज क्रैब साइकिल या टीसीए साइकिल। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। देखो ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये दो टाइप की होती है। एक होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी या एनर्जी की फॉर्मेशन, मतलब जो फॉस्फेट्स जो है उनका आपस में बाइंड करना, उनको आपस में जोड़ना। अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है देन इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फॉस्फेट हैं वो कंबाइन होते हैं और वो एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट आपस में कंबाइन कर जाएंगे, बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, जो क्या है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था बताओ? चलो मैं बता देती हूँ। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है 1880 में इसके बारे में पढ़ा था कॉलिकर ने। किसने? कॉलिकर ने। लेकिन जो नाम हम आज पढ़ रहे हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो नेम है ये 1897 में बेंडा ने दिया था। किन्होंने? बेंडा ने। तो जो डिस्कवरी है भाई, जिसने ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था, वो है कॉलिकर, और जिन्होंने जो टर्म है, जो नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो दी थी बेंडा ने इन द ईयर 1897। ये प्रेजेंट कहाँ होती है? लोकेशन की बात करेंगे तो यूजुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया है सारी यूकैरियोटिक सेल्स में होती है एक्सेप्ट आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल, प्लस में जो एनएरोबिक यूकैरियोट्स हैं, ऐसे यूकैरियोट्स जिनके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। तो किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स के ये दो एक्सेप्शंस हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? एक्सेप्शन। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं मिलती है, एब्सेंट होती है। नाउ इनका जो नंबर है वो भी वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो भी वेरी करता है। कैसे? कि जो लेस एक्टिव सेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अ डोरमेंट सीड। डोरमेंट सीड का मतलब है जो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ऐसा सीड जो उग नहीं रहा है, वो लेस एक्टिव होगा। तो ऐसे सीड में, ऐसी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो लेस होगा। ऐसे सीड में, ऐसी सेल में जो लेस एक्टिव है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर लेस होगा। लेकिन जो मोर एक्टिव सेल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मिनेटिंग सीड, एक ऐसा सीड जो जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेटिंग सीड जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा, मोर होगा एज कंपेयर टू द लेस एक्टिव सेल। नेक्स्ट इज इट्स पोजीशन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो पोजीशन है वो भी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल
या डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि भाई ऐसी सेल हैं जो अनस्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, स्पेशल सेल नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। किनके अंदर? अनस्पेशलाइज्ड सेल में। ऐसी सेल जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, या जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उनके पेरिफ्री में, कहाँ पर? पेरिफ्री में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? उसकी पोजीशन है। डिपेंड करता है कि सेल है उसको एनर्जी कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर अनस्पेशलाइज्ड सेल है तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एक्टिव है तो वो पेरिफ्री पे प्रेजेंट रहेगा, जो साइटोप्लाज्म है उसकी पेरिफ्री पे प्रेजेंट रहता है, ताकि ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, उसको एक्सचेंज किया जा सके। नेक्स्ट इज शेप एंड साइज। तो शेप और साइज की अगर मैं बात करूं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वेरिएबल शेप की होती है, साइज भी उसका वेरिएबल होता है, ठीक है, साइज भी उसका वेरिएबल होता है। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में 60 to 70% इसमें प्रोटीन होगा, ठीक है, इसमें डीएनए भी प्रेजेंट रहता है, इसमें आरएनए भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर हमारे एंजाइम्स वगैरह भी आ गए, और कुछ ट्रेसेस भी हो, जो मिनरल्स हैं वो ट्रेसेस में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स। तो ये क्या है? ये है केमिकल कंपोजिशन माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, एक आउटर चैम्बर और एक इनर चैम्बर, और इसमें 2 मेम्ब्रेन भी होते हैं। वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 चैम्बर्स हैं, वन इज आउटर चैम्बर एंड अनदर इज इनर चैम्बर, और मेम्ब्रेन्स भी 2 हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब ये चैम्बर्स हैं कैसे, कहाँ प्रेजेंट हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी 2 मेम्ब्रेन्स को, जो कौन कौन से हैं? इनर एंड आउटर। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें स्पेशल तो नहीं, ठीक ठीक के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिनको पोरीन्स कहते हैं। इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं होते, ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर कह दो या पोरीन्स कह दो, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइट्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी आओ, चल भाई तू जा, ठीक है, ऐसे जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी मूवमेंट करवाते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक मेटाबोलाइट की एंट्री या एग्जिट नहीं करवाते हैं। कौन? आउटर मेम्ब्रेन। इनके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो बहुत कम होता है, प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है। देखो, ये हो गई एक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं, इनवर्ड फोल्डिंग्स होती हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन विच हैव पोरीन्स, जो क्या करवाते हैं? जो मेटाबोलाइट्स की मूवमेंट करवाते हैं। इसकी जो थिकनेस है इट्स अराउंड 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कुछ 60 से 100 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। ये जो है ये है इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये? इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन कंटेंट जो है वो इनर मेम्ब्रेन पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। याद रखना, प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है, प्रोटीन की जो अमाउंट है वो इनर मेम्ब्रेन पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। और यहां पे एक स्पेशल ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट रहता है, दैट ग्लाइकोलिपिड इज नोन एज कार्डियोलिपिन। क्या बोलेंगे इसको? कार्डियोलिपिन, जो कि सिर्फ
ठीक है, इन कुछ प्रोटीन्स के कारण, इन ग्लाइकोलिपिड्स की प्रेजेंस के कारण कुछ ही, ओनली फ्यू मेटाबोलाइट्स एंटर कर सकते हैं। हर किसी मेटाबोलाइट को ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये एंटर नहीं करने देगा। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये मैट्रिक्स की तरफ ऐसे फोल्डेड रहता है, इसकी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट रहती हैं एंड दीज आर नोन एज क्रिस्टी। क्या कहेंगे इनको? क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है क्या काम करती है? इनका काम है कि जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिव एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनके लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए बिकॉज एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, फैट को सिंथेसाइज करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके लिए क्या चाहिए? एरिया ज़्यादा चाहिए। तो उस एरिया को इंक्रीज करने का काम जो है वो क्रिस्टी करती है। कौन करता है? क्रिस्टी। सो दे इंक्रीज, जैसे कि इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, विलाई, जो इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, सेम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस एरिया जो है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिव एरिया हम इसको कहेंगे, उसको इंक्रीज कर देगा। फिजियोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे बायोकेमिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इसीलिए फिजियोलॉजिकल एक्टिव एरिया हमने बोला और उस एरिया को क्रिस्टी इंक्रीज कर देती है। इन क्रिस्टीज के ऊपर 90 डिग्री एंगल में, किस एंगल में? 90 डिग्री एंगल में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक रैकेट की तरह नजर आते हैं, एक टेनिस रैकेट की तरह नजर आते हैं। दीज आर नोन एज ऑक्सीजोम्स या फिर F0 F1 पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं इनको हम ऑक्सीजोम्स भी कह सकते हैं या F0 F1 पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ये जो ऑक्सीजोम है ये 3 पार्ट से बने हुए हैं, ठीक है, हेड, देन स्टोक एंड बेस। लास्ट में क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सो दिस इज हेड, दिस इज स्टोक एंड दिस इज बेस। और ये जो ऑक्सीजोम्स हैं ये एटीपीएज एंजाइम की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह? एटीपीएज एंजाइम, मतलब वो एंजाइम जो एटीपी की फॉर्मेशन करता है। कैसे? ये इनर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहते हैं और इनर मेम्ब्रेन से जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो मूव करते हैं और इन हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट के कारण ये जो एंजाइम है ये एक्टिव हो जाते हैं और ये एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। अब एटीपी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे हम इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। सो ये था इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं इसके 2 चैम्बर्स की। पहला जो चैम्बर है आउटर चैम्बर, ये वाला हिस्सा, द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, उसको हम कहेंगे आउटर चैम्बर या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या आउटर चैम्बर। तुम्हारी मर्जी है, जिस नाम से याद रखना चाहो या इसको याद रखो, लेकिन पता होना चाहिए कि है क्या। सो ये वाला जो एरिया है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर इसको हम कहते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, कुछ बायोकेमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, बस बहुत कम होता है। ये एक तरह से शेप को मेंटेन करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। दूसरा, प्रोटॉन्स की जो मूवमेंट हो रही है, जो आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हो रही है उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा जो चैम्बर है वो है इनर चैम्बर, और ये पूरा नजर जो आ रहा है, ठीक है, ये अंदर वाला जो मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स है इनर चैम्बर, या हम कह सकते हैं कि इनर चैम्बर में मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है और इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल
इसमें डीएनए प्रेजेंट है। ये जो डीएनए है ये भाई सर्कुलर भी हो सकता है और ये लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें ऐसा सर्कुलर शेप में भी नजर आ सकता है और ये हमें लाइन में लीनियर भी नजर आ सकता है। इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये जो राइबोसोम्स हैं ये कौन से हैं? ये 70S टाइप के हैं। और ऐसे राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स हैं वो रिजेंबल करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं जो कि टीसीए साइकिल में हेल्प करते हैं, लाइक सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये ऐसा एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? इनर चैम्बर में, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल क्या हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने नाम सुन लिया होगा 10th क्लास में, लेकिन जो इसकी डिटेल है वो हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बस इसको इतना ही याद रखना। अब ये था स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इसकी ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब इसके अंदर पावर है, सेल्फ पावर जिसको कहते हैं, खुद की पावर। किस चीज के लिए अभी बताते हैं। आप लोगों ने आप जब 9th क्लास में थे तो एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, नेम द 2 सेल्फ ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। ये क्वेश्चन बड़ा आता है, ठीक है, एनटीएससी में भी आता है कि 2 सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज का नाम बताओ, और तुमने रट रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन है क्या ये? इसको सेल्फ ऑटोनोमस क्यों कहते हैं? ठीक है, ऑटोनोमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डीएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। इसके पास पावर है अपने डीएनए की सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब कॉपी बनाने की। इसका जो डीएनए है वो खुद की कॉपी खुद बना सकता है। सेकेंड थिंग, ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन खुद कर सकता है, अपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को खुद बना सकता है, अपने एंजाइम्स को खुद बना सकते हैं, ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, डॉटर सेल बना सकते हैं स्पेशल बडिंग से। ठीक है, इसकी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग कहेंगे। इसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन की, ये हो गए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और जो सिंपल प्रोटीन्स हैं वो भी ये बना सकता है। तो ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कुछ फीचर्स हैं जिनके कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ ऑटोनोमस कहते हैं। भाई खुद से ही अपने काम करने वाला, मतलब ये न्यूक्लियस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करता है। हालांकि पूरी तरह से खुद का काम खुद नहीं कर सकता, कुछ हद तक इसको न्यूक्लियस पे डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द इसकी एक्टिविटीज हैं ये खुद कर लेता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ ऑटोनोमस। याद रखना ये। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस। पहला फंक्शन, चलो बताओ मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन क्या होगा? क्या होगा? एनर्जी बनाना। इसीलिए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखो, कोई भी फूड सब्सटेंस है या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और उसके कारण क्या होगा? एटीपी की फॉर्मेशन होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, दैट इज द सोर्स, दैट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरा फंक्शन, ये कई बार है ना कैल्शियम को भी स्टोर कर लेता है। तो जब सेल को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई कर सकते हैं, स्टोरेज करते हैं ये कैल्शियम की। कुछ बायोकेमिकल्स की सिंथेसिस करता है, ये जरा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है इसका। ठीक है, बायोकेमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल पिरामिडिन्स, इनकी जो फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये क्या है? इसके फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो देखो, लोकेशन होगी, पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी होगी, लोकेशन,
फिर नंबर भी बता दिया कि कौन सी सेल में कितना होगा, जो एक्टिव होगी ज़्यादा, जो लेस एक्टिव होगी कम। पोजीशन भी बता दी, जो मेटाबॉलिकल एक्टिव सेल है उसमें कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ होगा, पेरिफेरी पे। शेप साइज डिस्कस कर लिया, केमिकल कंपोजिशन हमने पढ़ ली, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ऑटोनॉमी, फंक्शन, और इसी के साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया खत्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं बोलेंगे, प्लास्टिड्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।